हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से केवल आर की तैयारी करा रहे हैं और किसी की तैयारी हम अभी नहीं करा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो है अब ज़्यादा समय बाकी नहीं रहा है। 3 महीने से भी जो है कम का समय आपकी परीक्षा में रह गया है, क्योंकि फरवरी के आसपास जो है आपकी परीक्षा होने की संभावना जताई जा रही है। फरवरी को देखते हुए आपको जो है तैयारी अपनी करनी है और अपनी तैयारी को आपको बड़े बेहतरीन ढंग से कर लेना है। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए जो है हम आपके साथ हैं और हम आपके लिए बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको पसंद भी आ रहा है। और अगर हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में या हमारे वीडियो में आपको सुधार की कोई गुंजाइश नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम उसका जल्द से जल्द सुधार कर सकें और आपको और बेहतर कंटेंट जो है उपलब्ध कराया जा सके। और चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। ठीक। और चलिए, देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। और ये हो जाएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास से दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश से संबंधित। और चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। यहाँ हम समझ लेते हैं गुलाम वंश से। और गुलाम वंश की जो है ये हमारी आज की वीडियो है। और पहला जो क्वेश्चन है ये हमारा गुलाम वंश से ही हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ये आपसे पूछा गया है कि गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कौन था। इल्तुतमिश हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, बलबन हो जाएगा, या आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक से जो बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही बनता है। बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का जो है स्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का स्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन था, वो भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह गोरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और इसके आगे भी एक गुलाम आएगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। बात करते हैं वर्ष 1206 में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। कब बनाया था, 1206 ईस्वी में। कब बनाया था, 1206 ईस्वी में बनाया था। और उसने जो है तराइन के दूसरे युद्ध में यानी T2 में, T2 की बात हम कर लेते हैं। T2 यानी 92। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद जो है भारत में तुर्की सल्तनत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। ये हो जाता है आपका गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। गुलाम वंश की जो स्थापना है वो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। और गुलाम वंश जिसे मामूलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश को ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मामूलक वंश जो है किससे संबंधित है, तो ये गुलाम वंश से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। गुलाम वंश को ही जो है मामूलिक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। पहला, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली पर जो है पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने दिल्ली पर शासन किया था। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी स्लो लगती है तो आप उसको अपने हिसाब से स्पीड को सेट कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श के नाम से क्यों जाना जाता था ये भी हम बताएंगे आगे। ठीक है। सारे क्वेश्चन या सारे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। और बात कर लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 1199 ईस्वी में सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसकी याद में करवाया गया था, ये आपसे क्वेश्चन बनता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करिए शुरू करवाया था। और अचानक मृत्यु के कारण इसे पूरा वो नहीं करा सका था। कुतुब मीनार को बनाने में कई जो है राजाओं ने अपना योगदान दिया है। कौन कौन से हो जाते हैं वो भी हम समझेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से। और जिसे लगभग 1231 में इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना शुरू कर दिया था। बात करते हैं ऐबक को अपनी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण जो है लाक्स बख्श की उपाधि, लाखों का दान करने वाला कहा गया था। और ये उपाधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी लाक्स बख्श की। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। इतिहासकार मिन्हाज, एक मिन्हाज थे, वो इतिहासकार थे। उन्होंने और उसकी दानशीलता के कारण, जो आपके इतिहासकार मिन्हाज थे उनकी दानशीलता के कारण ही हातिम द्वितीय की उन्होंने संज्ञा दी थी। हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी, किसको दी गई थी, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। हातिम द्वितीय की संज्ञा किसको दी गई थी या हातिम द्वितीय किसको कहा जाता था, तो ये हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को।
बचपन में ही ऐबक ने कुरान के अध्याय को कंठस्थ कर लिया था, यानी बड़े अच्छे से याद कर लिया था और अत्यंत सुरीले स्वर में इसका उच्चारण करना जो है शुरू कर दिया था। इसी वजह से ऐबक को कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि बचपन का नाम कुरान खां किसको कहा जाता था या कुरान खां किसको कहा जाता था, तो ये हो जाएगा आपका ऐबक को। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। फ़ख्र ऐबक ने दिल्ली में जो है कुव्वत उल इस्लाम, उसको जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाया था, ये क्या थी, ये एक मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी विष्णु मंदिर के स्थान पर। और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। ये किसके स्थान पर बनवाया था, तो संस्कृत विद्यालय के स्थान पर जो है ये आपका 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। और इन दोनों मस्जिदों का ये निर्माण इन्होंने करवाया था। कुव्वतुल इस्लाम ये विष्णु मंदिर की जगह बनाई गई थी और 2.5 दिन का झोंपड़ा जो अजमेर में बनाया हुआ है ये संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। इतनी बात आपको समझ लेनी है। और कुतुब मीनार जिसे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था, उसके जो कार्य को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। और यहाँ समझ लेते हैं, एक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि ऐबक के शासनकाल में बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है ये बन जाता है, किसके शासनकाल में कहा जाता है कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, वो भी आपका ऐबक हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अपने शासन के 4 वर्ष बाद यानी 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान, जिसको आजकल पोलो कहा जाता है, उसको खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है ये आपका लाहौर में देखने को मिल जाएगा। इससे भी जो है वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं। मकबरा आपसे पूछा जाएगा, ये लाहौर में हो जाएगा। और घोड़े से गिरने के कारण जो है ऐबक की मृत्यु हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2 और 2 नंबर हमारा क्या कहता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। पहला क्वेश्चन था आपका गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। अब आपसे पूछा गया गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। प्रथम संस्थापक था या प्रथम शासक था, वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ही हो जाता है। और दिखाने का प्रयास केवल ये किया गया है कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी था और गुलाम वंश का पहला सुल्तान भी था। यहाँ आप देख सकते हैं ये हो जाते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक और ये हो जाती है इनका मकबरा। ठीक है, मकबरा हमने आपको बता दिया है, इनका मकबरा जो है ये आपका लाहौर में हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 3 और 3 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाक्स बख्श के नाम से जाना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। लाक्स बख्श हमने आपको पहले ही बता दिया है, लाक्स बख्श के नाम से कौन जाना जाता था, तो इल्तुतमिश, बलबन, तुगलक या फिर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ भी जो है आप कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं। और तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये भी आपका डी हो जाता है। लाख बख्श के नाम से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है ये भी हम समझ लेते हैं। ऐबक को अपनी उदारता और दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श कहा जाता था। क्यों, क्योंकि लाखों का दानी था या इसको लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। और इतिहासकार मिन्नाज ने, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, जो आपके इतिहासकार मिन्नाज थे उन्होंने इसकी जो दानशीलता के कारण जो इनको हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4 और 4 नंबर हमारा क्या कहता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोंपड़ी है या फिर एक मीनार है। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा ये हमने आपको ऊपर बता दिया गया है। 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है और जिसको विष्णु मंदिर तोड़कर जो है उसके स्थान पर बनाया गया है। यहाँ समझ लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है उसको विष्णु मंदिर के स्थान पर और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा संस्कृत विद्यालय के स्थान पर जो है इन मस्जिदों का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 5 और 5 नंबर हमारा क्या कहता है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोंपड़ा क्रमशः स्थित है। कहाँ स्थित हो जाएगा ये हो जाएगा जो आपकी कुव्वतुल इस्लाम है ये आपकी दिल्ली में हो जाती है और 2.5 दिन का झोंपड़ा ये आपका अजमेर में हो जाता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका डी। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 6 और 6 नंबर क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किस किस का रहा है या किस किस का नहीं रहा है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बताना किसने योगदान नहीं दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना शुरू कर दिया था और इल्तुतमिश ने इसको जो पूरा कराया था
और बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है इसमें काम कराया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने इसमें काम नहीं कराया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने इसमें काम नहीं कराया था। और बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट की, इससे आप जो है अच्छी तरह से समझ जाएंगे। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने ईस्वी सन 1200 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था। और इसके बाद जो है 1200 में उसको जो उत्तराधिकारी कौन थे, ये थे इनके पोते इल्तुतमिश ने इस मीनार में 3 मंजिल और बनवा दी थी। ठीक है, 3 मंजिल और बनवा दी थी इल्तुतमिश ने। इसके बाद 1369 में सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जो है बिजली कड़कने से वो जो पूरी तरह से टूटकर गिर गई थी। और इसके बाद उसका निर्माण किसने कराया है, तो उसके बाद तीसरे आ जाते हैं इसमें फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएंगे, उसके बाद इल्तुतमिश आ जाएंगे और उसके बाद आ जाएंगे आपके फिरोज शाह तुगलक। एक और आएंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। और चलिए बात कर लेते हैं, ये जो एक बार फिर से जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराना शुरू कर दिया था, और उन्होंने उसमें जो है मार्बल और लाल पत्थर से इन मंजिलों को बनवाया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो शुरू ऐबक ने कराया था, पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। और जब उसकी दुर्घटना हुई थी तो दुर्घटना के बाद जो है उसका जो दुरुस्त कराया था वो आपका फिरोज शाह तुगलक ने उसको दुरुस्त कराया था। और यहाँ इस पॉइंट के माध्यम से एक नई चीज़ आपको पता चलेगी। और इसके बाद जो है 1505 में फिर से भूकंप की वजह से एक मीनार टूट गई थी, और जिसकी मरम्मत जो है सिकंदर लोदी ने कराई थी। तो कुतुब मीनार के निर्माण में जो है 4 लोगों का हाथ हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। बात करते हैं कुतुब मीनार से, तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 73 मीटर ऊंची मीनार हो जाती है, और इसमें अलग अलग जो है 5 मंजिलें बनाई गई हैं। इसका व्यास 15 मीटर हो जाता है, और ऊपर जाते जाते जो है इसका व्यास जो है ये 2.5 मीटर तक चिन्हित किया गया है। और ये देख लेते हैं आप इमेज के माध्यम से, ये हो जाती है आपकी कुतुब मीनार। कितनी जो है मंजिल है, 1 2 3 4 5, 5 मंजिल की जो है आपकी कुतुब मीनार हो जाती है। ठीक है, और ये लाल पत्थर जो है इसमें लगाया गया है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7, और 7 नंबर हमारा क्या कहता है, कुतुब मीनार किसके द्वारा जो है पूरा किया गया था। पूरा किया गया था किसके द्वारा, ये आपको बताना है। इल्तुतमिश के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, या उलुग खां के द्वारा, और रजिया सुल्तान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए, यानी इल्तुतमिश के द्वारा जो है उसका काम को पूरा कराया गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी, राजधानी आपसे पूछी गई है। लाहौर, दिल्ली, अजमेर, या फिर लखनऊ थी। क्वेश्चन जो है कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, और उसके जो है पूरे शासनकाल के दौरान यही राजधानी रही थी। ठीक है, यानी जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राजा रहा है तब तक उसकी जो राजधानी है वो आपकी लाहौर ही रही है। उसके साम्राज्य विस्तार से जो अधिक साम्राज्य की दृढ़ता पर ध्यान केंद्रित किया था। यानी आप कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा नहीं किया था, उसने केवल ये ध्यान रखा था कि मेरा जो साम्राज्य है वो जो है मेरे अंडर में रहे, और उसको जो मैं अच्छी तरह से रखूं। और चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, चूंकि इसका जो अपना कोई पुत्र नहीं था, मोहम्मद गौरी का कोई अपना पुत्र नहीं था, और इसने लाहौर की जनता ने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर पर शासन करने का निमंत्रण दे दिया था। उसके बाद जो ऐबक ने लाहौर पहुंचकर जून 1206 में अपना राज्य फिर से करवा लिया था। और इसने जो है अपने नाम से ना तो कोई सिक्का जारी करवाया है, और ना ही कभी खुतबे पढ़वाए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इन्होंने जो है कोई सिक्का जारी नहीं किया था। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 9, और 9 नंबर हमारा क्या कहता है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। इसकी मृत्यु कैसे हुई है ये आप जो है जानते हैं। और इसकी जो मृत्यु हुई है वो आपकी चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका डी। और घोड़े से गिर गए थे, चौगान खेल रहे थे, घोड़े से गिरने के कारण जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ बात कर लेते हैं अपने शासन के 4 वर्ष, 4 वर्ष हो जाते हैं 1210 में। और लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े के गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है ये आपका लाहौर में हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था।
दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित किया था, ये कौन हो जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी तो राजधानी जो है लाहौर हो जाती है। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जो है लाहौर में ही जो अपनी राजधानी रखी थी। बात करते हैं इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश जो हैं ये हो जाते हैं आपके, इन्होंने जो अपनी दिल्ली को सल्तनत लाहौर से जो है दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था अपनी राजधानी को। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी, यानी इल्तुतमिश इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है। और बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था और इससे पूर्व जो ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। ऐबक ने जो है लाहौर से ही शासन किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। और इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि शुद्ध अरबी सिक्के जो है किसके शासनकाल में चलाए गए थे या किसने जो है चलवाए थे? तो ये हो जाते हैं आपके इल्तुतमिश हैं। और सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के जो है कौन कौन से हो जाते हैं? ये एक सिक्का हो जाता है टका। टका का जो है आपसे वेट भी पूछा जाता है, ठीक है। वजन की जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कितने ग्राम जो है टंका में वजन होता है? तो 175 ग्राम जो है ये वजन होता है। और उसी के द्वारा जो है तांबे का जीतल भी उसी ने प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन जो है आपसे वन लाइनर की फॉर्म में पूछे जाते हैं। ये तांबे का जीतल जो है किसके द्वारा आरंभ किया गया था? बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो ये हो जाता है आपका सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की जो परंपरा है ये भी जो है इल्तुतमिश के काल से शुरू हो गई थी। यानी सिक्कों का ये पता हो जाता था कि ये सिक्का जो है किस टकसाल में छप कर आया है, ठीक है। और ये हो जाता है अगला पॉइंट, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? संस्थापक तो दिल्ली का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है। बात कर लेते हैं इल्तुतमिश जो है एक इलबारी तुर्क था। इलबारी तुर्क था, ये आपका पहला इलबारी तुर्क था। और दूसरा कौन हो जाएगा वो हम आगे समझेंगे। ये आपका एक इलबारी तुर्क हो जाता है इल्तुतमिश। खोखर के विरुद्ध जो है इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने उसे भी जो है अमीरुल उमरा नामक महत्वपूर्ण पद दे दिया था। ये किसको दे दिया था? इल्तुतमिश को दे दिया था मोहम्मद गोरी ने। और ये मोहम्मद गोरी के जो हैं गुलाम थे। कौन थे? पहला तो हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा हो जाता है आपका इल्तुतमिश। और बात कर लेते हैं अकस्मात मृत्यु के कारण जो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका था। लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के विवादित पुत्र आराम शाह को जो है आराम, जिसको वो पुत्र नहीं भी मानते थे, उनको जो है गद्दी पर बैठा दिया था। परंतु दिल्ली के तुर्कों, जो आपके दिल्ली के तुर्क सरदार थे, उन्होंने जो है उनके नागरिकों ने वहाँ से विरोध कर दिया। और उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद जो आपके इल्तुतमिश है, उस समय जो है बदायूं का सूबेदार ये हुआ करता था। कौन? इल्तुतमिश। उसको जो है दिल्ली आमंत्रित कर दिया राज सिंहासन पर बैठाने के लिए। और इसके बाद जो है आराम साहब इल्तुतमिश के बीच में जो है युद्ध होना ही था, ठीक है। आराम साहब इल्तुतमिश के बीच में जो है दिल्ली के निकट जो जड़ नामक स्थान पर एक संघर्ष हुआ और उसमें जो है आराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। और इस तरह से जो है ऐबक वंश के बाद इलबारी वंश का शासन प्रारंभ हो जाता है दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है। ये चीज़ आपने समझ ली है। आराम साहब को जो है वहाँ के जो लोग हैं वो पसंद नहीं करते थे और इसीलिए जो है इल्तुतमिश को वहाँ बुलाया गया था सिंहासन के लिए। और इल्तुतमिश आराम शाह ने जो विद्रोह कर दिया और इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में जो है वहाँ युद्ध हो जाता है और आराम शाह जो है आराम शाह को पराजित कर दिया जाता है। बात कर लेते हैं इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने जो नागदा के घुलितों और गुजरात चालुक्यों पर किए गए आक्रमण ये विफल हो गए थे। जो इन्होंने आक्रमण किए थे नागदा पर और गुजरात पर वो आपके विफल हो गए थे। और इल्तुतमिश का जो अंतिम अभियान था वो था आपका बामियान अभियान। यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है बामियान अभियान से, ठीक है। बामियान अभियान हुआ था और फरवरी 1229 में जो बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सम्मान से खिलत एवं प्रमाण पत्र दे दिया था। खिलत का प्रमाण पत्र दिया था, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि जो इनके ये पद होते हैं इन पदों से भी जो है काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो खलीफा ने इल्तुतमिश की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी थी जो उसने जीते थे। और साथ ही जो है खलीफा ने उसे सुल्तान आजम यहाँ से क्वेश्चन बनना है, ये आप देख सकते हैं। सुल्तान आजम यानी महान शासक की इसको उपाधि प्रदान करती थी, ठीक है। जितनी भी आपकी उपाधियाँ होती हैं इनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं और वन लाइनर फॉर्म में भी बनते हैं और मैच करने के लिए भी दे दिया जाता है कि ये जो है किससे संबंधित हो जाएंगी। बात करते हैं इल्तुतमिश को सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाने और दिल्ली के सिंहासन पर अपनी संतानों के अधिकार को सुरक्षित करने में इससे मदद मिल गई थी। और
खिलत मिलने के बाद जो इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि भी धारण की ली थी। ये उपाधि आपसे पूछी जा सकती है। नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो ये की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। बात कर लेते हैं इल्तुतमिश ने जो सिक्के चलवाए थे उनके बारे में। तो इल्तुतमिश जो है पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। ये क्वेश्चन आपसे बनता है। उसके बाद जो है सल्तनत कालीन दो महत्वपूर्ण सिक्के चलवाए थे। एक था आपका चांदी का टंका, जिसका जो वजन था वो तो 75 ग्रेन, और एक चलवाया था तांबी का जीतल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसने जो है सिक्कों पर जो है टकसाल के नाम भी अंकित करवाने की परंपरा शुरू की गई थी, और जो आज तक चली आ रही है। आज भी आपको सिक्कों पर ये देखने को मिल जाएगा कि ये किस टकसाल से छपा हुआ या बना हुआ सिक्का है। इल्तुतमिश ने अपने उल्लेख में खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में किया था। इल्तुतमिश मानता कि वो जो खलीफा का प्रतिनिधि है, और ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर कुछ गौरवपूर्ण शब्दों को अंकित करवाया था। कौन कौन से शब्द हो जाते हैं जिनको इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था? वो हो जाते हैं आपके शक्तिशाली सुल्तान, ये अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। एक करवाया था आपने साम्राज्य व धर्म का सूर्य, ये भी अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। और एक जो आपने अंकित करवाया था वो था आपका धर्मनिष्ठों के नायक के सहायकार। ये कौन थे? ये आपके इल्तुतमिशी थे। शक्तिशाली सुल्तान वो इल्तुतमिश हो जाता है। साम्राज्य व धर्म का सूर्य ये भी इल्तुतमिश हो जाता है। और धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक के रूप में ये भी आपका इल्तुतमिश हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको इल्तुतमिश से याद रखनी है। और चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हो जाते हैं। और यहाँ से समझ लेते हैं इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन भी किया था। इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? ये आपसे कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और ये जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था क्या होती है ये भी हम देखेंगे। और इन्होंने जो है राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था अपनी राजधानी को, और राजधानी हो गई आपकी दिल्ली। दिल्ली जो है राजधानी किसके शासनकाल में हुई है? तो ये हुई आपकी इल्तुतमिश के शासनकाल में। और यहाँ बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो ये जो है आक्रमण करने के पश्चात जाते समय मार्ग में ये बयाना पर जो है आक्रमण कर रहे थे, और रास्ते में जाते समय जो है इल्तुतमिश बीमार हो गया था, और अप्रैल 1236 में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। दोआब आप जानते हैं, दो नदियां जा रही हैं उनके बीच के क्षेत्र को जो है दोआब कहा जाता है। और उसमें जो है सुधार जो है किया था, काफ़ी सुधार जो उसने किया था दोआब के क्षेत्र में। और किस लिए किया गया था? ताकि वहाँ से ज़्यादा जो कर की आमदनी हो। बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के जो आपके निर्माण कार्य कराए थे, कौन कौन से निर्माण कराए थे। निर्माण कार्य से जो भी जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं वो देख लेते हैं। स्थापत्य के जो अंतर्गत हैं इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। ठीक है, भारत में पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी आपका इल्तुतमिश को जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो है पहला मकबरा किसने निर्मित करवाया था? तो ये आपका इल्तुतमिश के द्वारा ही निर्मित कराया गया था। इसके बाद आपका बनता है इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद एवं नागौर में अतारकिन के दरवाजे का निर्माण करवाया था। और अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। अजमेर की जो मस्जिद है उसका निर्माण आपका इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, ये आपको याद रखना है। और उसने जो है दिल्ली में एक विद्यालय की स्थापना भी कराई थी। और इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो आपका दिल्ली में स्थित हो जाता है। ठीक है, और ये केवल एक कक्षीय कमरा है। किस तरह का ये हम दिखाएंगे आपको। बात कर लेते हैं इल्तुतमिश से और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बन जाते हैं जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, केवल वो पॉइंट हम देख लेते हैं। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, ये आपसे पूछा जाता है। शासनकाल की बात करते हैं तो 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक 26 वर्ष का जो इनका शासनकाल रहा है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद एवं गुलाम था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश जो है बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या हो जाता है। ये हो जाता है आपका शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, इनके माता पिता ये मध्य एशिया के इलबारी कबीले के जो है तुर्क थे। ठीक है, इलबारी कबीले के तुर्क थे। और इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक था वो हो जाता है जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, ये पहला शासक हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। ये सारे पॉइंट वो हैं जो आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश ने 40 अमीरों सरदारों का एक जो है दल बनाया था जिसको तिरकाने चहलगानी बनाया गया था। अभी तो ये इल्तुतमिश इसको बना रहे हैं, इसके बाद जो है इसको बंद करेंगे, कौन करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा 40 सरदारों का एक दल बनाया गया है, और आने वाले समय में हम इसको देखेंगे कि किस तरह से जो है इसको बंद किया गया है।
और बात कर लेते हैं एकता प्रणाली की। तो एकता प्रणाली क्या हो जाती है ये हम समझ लेते हैं। एकता प्रणाली से काफ़ी क्वेश्चन आपके जो हैं पूछे जाते हैं। और एक इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली प्रारंभ की थी और एकता का जो अर्थ होता है वो धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। यानी अब तनख्वाह नहीं दी जाएगी, तनख्वाह के रूप में जो भूमि प्रदान की जाएगी, ठीक है, उसको जो है एकता प्रणाली कहा गया था। और एकता से जो है कई बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। इल्तुतमिश के दरबार को विभूषित करने वाले जो विद्वान थे वो कौन कौन से हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इनमें कुछ नाम जो है इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री निजामुल मुल्क जुनैदी था, जो प्रसिद्ध विद्वान था। इसके बाद और कौन था? तो इल्तुतमिश के दरबारी लेखक का नाम जो मिन्नाज उल सिराज, ये आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है आपसे कि ये जो मिन्नाज उल सिराज था ये किसके दरबार से संबंधित था? तो ये हो जाता है आपका इल्तुतमिश के, जिसने प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा लिखा था? तबकात नासरी की जो रचना की गई थी मिन्नाज उल सिराज के द्वारा। और बात कर लेते हैं जो आपका चालीसा या तुरगाने चहलगानी संबंधित था, ये किससे संबंधित था? यानी इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। किस तरह के पूछे जाएंगे ये हम आपको दिखा देते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 या तुर्कान चहलगानी संबंधित था। किससे संबंधित था? 40 अधिकारियों का समूह हो जाता है। सुल्तान के दरबार में 40 विद्वानों का समूह हो जाता है। सुल्तान द्वारा गठित 40 तुर्क दासों और कुछ जो है गैर तुर्की जो अधिकारियों का समूह हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने जो है अभी आपको बताया है जो इसमें से जो है ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ये जो है कोई सा भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो 40 अमीर जो है सरदार रखे गए थे। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के या टंका और जीतल को जारी करवाया था, ठीक है। तो ये आपका इल्तुतमिश ही हो जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, ये केवल क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए रखे गए हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं। ये हो जाते हैं आपके इल्तुतमिश, और ये हो जाता है इनका अब मकबरा। मकबरा इनका कहाँ है? तो इनका जो मकबरा है ये दिल्ली में हो जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 11, और 11 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था और नियमित सिक्के भी जारी किए थे। तो ये हो जाता है आपका इल्तुतमिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का आंसर हो जाता है बी, और ये चीज़ें हमने आपको बड़े आराम से बता दी हैं। बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 12, और 12 नंबर हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? कौन सी जो है सल्तनत की राजधानी थी इल्तुतमिश के राज्यकाल में? इल्तुतमिश के जो राज्यकाल की राजधानी थी वो हो जाती है आपके दिल्ली, और ये क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में पूछा गया है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13, और 13 नंबर हमारा क्या कहता है? सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? हमने अभी आपको बताया है कौन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है सर्वप्रथम अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से की थी, तो ये आपका लाहौर से की थी। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 14, और ये क्या कहता है? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक है ये कौन हो जाता है? तो ये भी आपके हो जाते हैं इल्तुतमिश, ठीक है। दिल्ली के प्रथम जो मुस्लिम शासक हैं ये आपके इल्तुतमिश हो जाते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं। ये हो जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिल्ली का जो पहला सुल्तान था वो इल्तुतमिश था, और उसने इस सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से जो प्राप्त की थी। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उसके सारे क्षेत्र में कर दी थी, और उसे जो है विजित घोषित कर दिया गया था, ठीक है। उसने विजित किया और उसने सुल्तान आजम की उपाधि भी जो प्रदान की थी। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान हो जाता है। स्वतंत्र सुल्तान हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और व्यावहारिक दृष्टि से उसने जो है दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यलदौज और नसीरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया था, और भारत में तुर्की राज्य को संगठित कर दिया था, और मंगोल आक्रमण से भी जो है बचाया था, ठीक है। किस तरह से बचाया था ये हम आने वाले समय में देखेंगे। राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयास किया था, और सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया था। दिल्ली को तुर्की की
दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के रूप में अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के जो है इन्होंने सिक्के भी चलवाए थे। वहीं अगर आपने ऐबक को देखा तो ऐबक ने भी सिक्के विक्के कुछ नहीं चलवाए थे और इल्तुतमिश ने जो है अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 15 और 15 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल उस्लाम का एक भाग माना जाता है, कौन सा हो जाता है? बलबन, रजिया, इल्तुतमिश या फिर आपका नासिर उद्दीन। मुस्लिम शासक है जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का भाग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 15 और 15 का जो करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी यानी इल्तुतमिश। इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं? इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की थी। ठीक है, ये एक उपाधि होती है खिल्लत। और अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन जो है दार उल उस्लाम का एक भाग बन जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 16। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? ये हमने आपको पहले बताया था कि ये गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, ये हम देखेंगे। किस तरह से कहा जाता है वो भी हम देखेंगे। तो गुलामों का गुलाम कहा गया है, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ से हम समझ लेते हैं गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। ये हो जाते हैं आपके मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था आपका इल्तुतमिश को। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हो जाता है इल्तुतमिश। इस तरह से आप कह सकते हैं गुलामों का गुलाम, यानी ये इसका गुलाम और ये जो है इसका गुलाम। ठीक है, तो गुलामों का गुलाम किसको कहा गया है? ये आपका इल्तुतमिश को कहा गया है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है डी। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है और मोहम्मद गोरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इन्होंने जो है इल्तुतमिश को खरीदा था। और ऐबक ने आरंभ में ही जो है इसे सर ए जहांदार या अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद जो है दिया था। और ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से करा दिया था, इसलिए जो है इल्तुतमिश ऐबक का दामाद हो जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 17 और 17 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं है? इल्तुतमिश का कौन प्रतिद्वंदी नहीं है ये हम देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं, जो आपके ताजुद्दीन यल्दौज हैं ये आपके प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, क्योंकि इनको जो है इन इल्तुतमिश ने मरवा दिया था। और नासुरुद्दीन कुबाचा को भी जो है इल्तुतमिश ने मरवा दिया था। और अली मर्दान ये भी जो है नहीं होते हैं। और जो आपके मलिक अल्तुनिया हैं ये आपके प्रतिद्वंदी नहीं है। बाकी ये जो तीन हैं ये आपके प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका डी। और यहाँ हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से, जो आपका मलिक अल्तुनिया है इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं है। और जबकि मुख्य जो हैं ये आपके गजनी में ताजुद्दीन यल्दौज हो जाएंगे, सिंध में नासुरुद्दीन कुबाचा हो जाएंगे, और लखनौती में अली मर्दान, ये इनके जो हैं प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। और अली मर्दान जो है 13वीं शताब्दी में बंगाल के गवर्नर जो है नियुक्त किए गए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात अपने आप को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र इन्होंने कर लिया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 18 और 18 नंबर हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? प्रथम महिला शासिका थी, इससे भी जो है काफ़ी क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाती है आपकी रजिया सुल्तान। ठीक है, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान हो जाती हैं। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये हम देख लेते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो इनसे पूछे जाते हैं। रजिया का पूरा नाम, रजिया का जो पूरा नाम है वो हो जाता है अल दीन सुल्तान जलालत उल दीन रजिया। ठीक है, ये काफ़ी छोटा सा नाम है। और वह इल्तुतमिश की पुत्री और भारत की पहली मुस्लिम शासिका हो जाती है। भारत की इल्तुतमिश की पुत्री हो जाती हैं और भारत की पहली मुस्लिम शासिका भी हो जाती हैं रजिया सुल्तान। और क्या इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो भी देख लेते हैं। और इल्तुतमिश के इस फैसले से, इल्तुतमिश ने जो है इसको शासिका बनाया था, और इल्तुतमिश के इस फैसले से उनके जो दरबार के कुछ जो सरदार थे वो प्रसन्न हो गए थे, और उन्होंने स्त्री के समक्ष नतमस्तक होना अपने अहंकार के विरुद्ध समझ लिया था। और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रजिया को न केवल अपने सगे भाइयों बल्कि शक्तिशाली तुर्को सरदारों का भी मुकाबला करना पड़ा था। और केवल 3 वर्षों तक ही उन्होंने शासन किया था। कितने वर्षों का शासन रहा है रजिया? और रजिया का शासन जो है ये रहा है आपका केवल 3 वर्षों तक। और बात कर लेते हैं आपका राज्य के वजीर मोहम्मद जुनैदी और कुछ जो अन्य सरदार इस तरह के शासन को
सह ना सके और उन्होंने उनके विरुद्ध जो है विरोधियों को जमा कर लिया था। परंतु रजिया में शासन करने की जो महत्वपूर्ण गुणों का अभाव नहीं था। रजिया में जो है शासन करने के जो है महत्वपूर्ण गुण मौजूद थे और इसलिए उन्होंने अपनी चतुराई से और जो उच्चतर कूटनीति हो उससे अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया था। ठीक है, रजिया जो है शासन करने लायक थी और इसलिए जो है उसने शासन भी किया था। बात कर लेते हैं अभिशयन और बेगम के बीच में जो अत्यधिक परिचय देखा गया, ये एक अस्पिशियन है और ठीक है। तो अत्यधिक जो है इन दोनों के बीच में परिचय देखा गया था और यहाँ तक कि वह घोड़े पर जब सवार रहती थी तो तब वह बाहों से उठाकर उसको बराबर घोड़े पर बिठा लेता था। ऐसा जो है ये या तो अफवाह मान सकते हैं या ये हकीकत थी। इसके बारे में जो है कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस तरह से था और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा नहीं था। ठीक है, कुछ इतिहासकार इसको अफवाह मानते हैं। तो ये जो है केवल आपको नॉलेज के लिए बता दिया गया है। बात कर लेते हैं जो अल्तुनिया से विवाह जो है इनका होता है, रजिया सुल्तान का किस तरह से होता है, क्या क्या जो समस्याएं आई हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सरिंद के शासक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने खुले तौर पर विद्रोह किया था। इसके बाद बेगम एक बड़ी सेना लेकर विद्रोह का दमन करने के लिए चली गई थी। उसके बाद जो है युद्ध में जो है विद्रोही सरदारों ने याकूत को मार डाला। याकूत कौन था ये भी हम अभी आगे देखेंगे। और उसको जो है मार डाला और बेगम को कैद कर लिया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए ये जो याकूत वर्ड दिया गया ये कौन है। ये जमात उल दिन याकूत एक गुलाम था जो रजिया सुल्तान का अफवाही आशिक या एक सलाहकार हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने याकूत को मार डाला था और उसके बाद जो इख्तियारुल अल्तुनिया के जो वो संरक्षण में रख दी गई थी और रजिया ने अल्तुनिया से विवाह करके इस परिस्थिति से छुटकारा पाने का प्रयत्न किया था और वह अपने पति के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। लेकिन कैथल के निकट जो है पहुंचकर अल्तुनिया के समर्थकों ने उसका साथ छोड़ दिया और 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को मुइज्जुद्दीन बहराम ने उनको जो है पराजित कर दिया और दूसरे दिन रजिया की उसके पति के साथ यानी दोनों की जो है उनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। रजिया की और उसके पति की जो हत्या करवाई थी किसने करवाई थी, ये आपकी बहराम के द्वारा करवाई गई थी। और इस तरह से जो है 3 वर्षों के और कुछ महीनों के साथ राज्यकाल के दौरान कष्टपूर्वक रजिया बेगम के जीवन का अंत हो जाता है। ठीक है, ये थी आपकी रजिया बेगम। रजिया की मृत्यु के पश्चात कुछ काल तक जो है अवस्था और गड़बड़ी फैली रही और इसके बाद जो उत्तराधिकारी कौन बन गया, बहराम। और मसूद गुनीन एवं अयोग्य शासक ये थे, ये जो है वहाँ की गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, ना ही इनको शासन करना आता था ना ही इनको कुछ आता था और ये जो है अयोग्य थे और उनके 6 वर्षों के शासनकाल में जो है देश में अशांति एवं स्थिरता का जो है नाम ऊंचा हो गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये थी आपकी, ये हो जाती है आपकी रजिया बेगम और ये हो जाती है इनकी दिल्ली में जो है इनका जो मकबरा है वो आपका दिल्ली में हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 19 और 19 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन जो है कई बार आपसे पूछा गया है। जो आपका चंगेज खां था मंगोल आक्रमणकारी, ये भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा में किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये हम देख लेते हैं। बात करते हैं आपकी मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था और चंगेज खां के प्रकोप से जो आपका ख्वारिज्म शाह का जो पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी, ये सिंधु नदी तक पहुंच गया था और चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे और वह मंगबरनी की सहायता ना करे, इसलिए जो है इनको कहा गया था। ठीक है, चंगेज खां जो आपके मंगोल खां थे ये बड़े ही जो क्रूर शासक जो है, क्रूर जो शासक था और इनको जो है इनके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और इनकी क्रूरता की जो किस्से हैं वो बहुत दूर दूर तक फेमस थे और इनके आगे जो है कोई भी टिक नहीं सकता था। और मंगोल नेता चंगेज खान ने जो है इल्तुतमिश के पास जो दूत भेजे थे कि वो मंगबरनी की सहायता ना करें और इल्तुतमिश ने उनकी कोई सहायता नहीं की थी। ठीक है, इसलिए जो है इल्तुतमिश बच गए थे, वरना चंगेज खान इतना खतरनाक था ये इल्तुतमिश के राज्य को भी मिट्टी में मिला सकता था। और बात करते हैं 1224 में भारत से जो है ये चला जाता है कौन, मंगबरनी। ठीक है, मंगबरनी कौन था, ये जलालुद्दीन मंगबरनी जो है ये ख्वारिज्म का पुत्र था। इन्होंने जो है चुनौती दे दी थी चंगेज खां को, इसलिए जो है चंगेज खां ने इनका जो है नामो निशान मिटा दिया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। चंगेज खां का समकालीन कौन हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका इल्तुतमिश। ठीक है, समकालीन यानी उसके समान जो है चलने वाला, यानी उसके समय के दौरान की ये बात हो जाती है। तो चंगेज खां तो जो आपका रूस की तरफ और चीन की तरफ था और इधर जो आपके भारत में जो है इल्तुतमिश थे। ठीक है, तो ये समकालीन हो जाते हैं।
बात कर लेते हैं चंगेज़ खां से, तो चंगेज़ खां के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और चंगेज़ खां एक बड़ा बहुत ही वीर और साहसी मंगोल सरदार था। सन 1211 और 1236 के बीच में जो है भारत की सरहद पर एक भयंकर बादल उठा। ये भयंकर बादल ऐसा नहीं है कि बादल उठा और बरसात हो जाएगी। ये भयंकर बादल उठा था जिस समय मंगोलों की सेना ने जो है भारत की तरफ अपना रुख किया था। यानी ये केवल किसी दुश्मन का अपना पीछा कर रहे थे, इसलिए जो है इतनी भयंकर इनकी सेना थी। ये रास्ते में जो भी मिलता था उसको जो है मार काट कर देते थे। ठीक है, ये जो है किसी को जिंदा नहीं छोड़ते थे और बहुत ही जो है क्रूर शासक ये माना जाता है अपने समय का। और बात कर लेते हैं ये मंगोलों का, ये जो बादल था ये मंगोलों का था और जिसका नेता चंगेज खां माना जाता है। चंगेज खां अपने दुश्मन का पीछा करता हुआ ठेठ सिंधु नदी तक जो है आ गया था और सिंधु नदी से आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि ये वहीं पर रुक गया था। ठीक है, और जिसके कारण जो है होने वाली संभावित बर्बादी से भारत बच गया था। ऐसा माना जाता है अगर ये चंगेज खां जो है भारत में अगर एंट्री कर लेता तो आज जो है भारत जो है स्थिति जो है भारत की कुछ और ही हो सकती थी। ठीक है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ से गुजरा है वहाँ जो है मंगोलों का शासन हो गया था। और ख्वारिज्म के जो बादशाह का लड़का था जलालुद्दीन था, उसने जो है तूफान के खिलाफ बहादुरी से लड़ा था और वह पीछे हटते हटते सिंध तक चला गया था। और यहाँ पर भी जब उसको जोर का दबाव पड़ा तो उसने जो है घोड़े पर बैठा हुआ वो 30 फुट नीचे सिंध में कूद पड़ा था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो आपका चंगेज खां था ये आपका ख्वारिज्म के बादशाह लड़का जलालुद्दीन को मारने के लिए आया था। उसके पीछे पीछे जो है ये भारत तक आ पहुंचा था। ठीक है, और जो आपका ख्वारिज्म का लड़का था ये जलालुद्दीन नाम का, ये जो है फिर सिंध नदी में कूद गया और उसमें जो है तैर कर निकल आया और चंगेज़ खां 1115 में पैदा हुआ था। ये आपके चंगेज़ खां के बारे में हो जाता है। चंगेज़ खां सन 1155 में पैदा हुआ था और उसका जो वास्तविक नाम था ये आपसे कई क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चंगेज़ खां का वास्तविक नाम तिमुचिन या तैमुचिन हो जाता है। ठीक है, इससे बनने वाला जो क्वेश्चन है वो भी आएगा आपके सामने। बात कर लेते हैं इल्तुतमिश जो दिल्ली पर शासन कर रहा था, उसने जो मंगोलों को शांत कराने की कोशिश की थी क्योंकि इसने जो है वह जलालुद्दीन को पनाह नहीं दी थी, इसलिए जो है ये मंगोलों को शांत करने में सफल रहा था। ठीक है, अगर ये मंगोलों को शांत नहीं करता तो भारत की स्थिति कुछ और हो सकती थी। बात करते हैं उस वक्त दुनिया के करीब दुनिया के 22% हिस्से पर उसकी जो हुकूमत थी। चंगेज़ खां की हुकूमत दुनिया के 22% हिस्से पर थी, तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक वो आदमी हो सकता है। और उसके अगुवाई में मंगोल जो लड़ाके मौत और तबाही के हितकार साबित हुए थे और वे जहाँ भी गए हैवानियत का नंगा नाच उन्होंने करा दिया था। ठीक है, उन्होंने चीन से लेकर रूस तक अपना परचम लहराया और उनके इशारे पर जो है शहरों को लूटा और करीब 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा है। ये लाइन आप देख सकते हैं, 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारना कितनी बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। ठीक है, और मंगोल लोग खाना बदोश थे और शहरों के ढंग से भी उनको जो है नफरत थी। ठीक है, शहरों में जो है इनको शहरों से जो है ज़्यादा नफरत ये करते थे क्योंकि ये खाना बदोश थे। और खाना बदोश थे क्योंकि ये इनको रहने सहने की जगह नहीं थी, ये जंगल में ही जो अपना डेरा डाले रहते थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ देख सकते हैं ये हो जाते हैं आपके चंगेज़ खां और ये हो जाता है आपका चंगेज़ खां का मकबरा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 21 और 21 नंबर हमारा क्या कहता है। 21 नंबर हो जाता है, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए थे। मंगोल जो है प्रथम बार जो है सिंधु तट पर देखे गए थे, तो ये जो शासन चल रहा था उस समय इल्तुतमिश का शासन चल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 22 और 22 नंबर क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। जो उस समय शासनकाल चल रहा था इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था। ठीक है, और इल्तुतमिश अगर जलालुद्दीन को पनाह दे देता तो जो है चंगेज खां जो है भारत पर पूर्ण रूप से आक्रमण कर सकता था। ठीक है, और उससे बचने के लिए जो है इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन जो आपका ख्वारिज्म का पुत्र था उसको जो है पनाह नहीं दी थी। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 23 और 23 क्या कहता है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था। ये हम अभी आपको बता रहे थे, चंगेज खां का जो है मूल नाम आपसे पूछा गया है और इससे जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो चंगेज खां का जो मूल नाम था ये हो जाता है आपका तैमूचीन। ठीक है, चंगेज खां का मूल नाम जो है ये तैमूचीन हो जाता है और तैमूचीन भी हो जाता है या इसको तीमूचीन भी कहा जाता है। ठीक है, चंगेज खां कब पैदा हुआ, 1155 में पैदा हुआ। उसका वास्तविक नाम तीमूचीन या तैमूचीन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है तैमूचीन से। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन जो आ गया है ये विचार करने से क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, किस किस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये आपसे पूछे गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं, पहला कथन आपका क्या हो जाता है।
इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्मी युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। बिल्कुल ये करेक्ट हो जाता है। ये हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, चंगेज खान जो है भगोड़े ख्वारिज्म की युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। काल किसका चल रहा था? ये इल्तुतमिश का काल चल रहा था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की थी। तो ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं था। और बात कर लेते हैं कथन नंबर 3 की। तो विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को दा गामा केरल तक पहुंचा था। वास्को दी गामा की बात हो रही है, तो ये जो है ये भी आपका गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं केवल एक आपका करेक्ट हो जाता है और बाकी आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और क्वेश्चन हो जाता है 24, और 24 का जो करेक्ट आंसर ये केवल एक हो जाता है। और यहाँ बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन जो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। और ये हो जाता है आपके जो आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के तुर्की राज्य को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हो गया था। ठीक है, मंगोलों के शासन से जो है सभी को जो है महान संकट उत्पन्न होना लाजमी हो जाता है। और इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज का भगोड़े युवराज को जलालुद्दीन मंगबन्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंच गया था। ठीक है, इस हिसाब से आपका बता दिया गया कथन एक सही हो जाता है। और 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था और तैमूर ने नासुरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार करके सिंधु नदी पार की थी। ठीक है, ये जो है काल किसका था? ये था आपका नासुरुद्दीन महमूद का शासनकाल। और इस प्रकार जो है तैमूर के आक्रमण से दिल्ली का सुल्तान नासुरुद्दीन महमूद था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। ये जो है क्वेश्चन और ये जो है आपका इसी वजह से असत्य हो जाता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं जो आपका तीसरा पॉइंट था। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान का जो राजदूत था वो कौन था? अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। और 1498 में पुर्तगाल के जो यात्री था वास्को दी गामा केरल के तट पर पहुंच गया था। ठीक है, और उस समय विजयनगर पर नरसा नायक के पुत्र तिस्मा का शासन था। ठीक है, इस हिसाब से कह सकते हैं ये भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है 25, और 25 नंबर हमारा क्या कहता है? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तोयलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित कर दिया था। और एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 26, और 26 नंबर हमारा क्या कहता है? रजिया बेगम को सत्ता च्युत करने के जो में जो है किसका हाथ था? ये जो है किसका हाथ इसमें हो जाता है? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का, या फिर आपका अरबों का। ठीक है, सत्ता से बेदखल करने के लिए जो है रजिया बेगम को में किसका हाथ हो जाता है? रजिया बेगम को सत्ता से हटाने के लिए किसका हाथ जो है सबसे ज़्यादा हो जाता है, ये आपको बता देना है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी। ठीक है, तुर्कों का जो है ये हाथ हो जाता है। और क्या हो जाता है ये हम समझ लेते हैं। रजिया बेगम को जो आपका सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ हो जाता है। और उन्होंने जो भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुइनो के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया था। और इसी वजह से जो उसको सत्ता से हटवा दिया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कौन थे ये थे आपके भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया। ठीक है, और मलिक अल्तुनिया से जो है बाद में रजिया की शादी हो गई थी। और वो जो है जब वापस लौट रहे थे तो उनके जो भाई लगते थे वो बहराम थे, उन्होंने जो है उनकी दोनों की हत्या करवा दी थी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है 27, और 27 नंबर हमारा क्या कहता है? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, या आपका कुतुबुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 27 और 27 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी, यानी गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन हो जाता है। बात कर लेते हैं बलबन से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो बलबन से इंपॉर्टेंट क्या क्या हो जाते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ बात करते हैं सुल्तान बलबन का जो पूरा नाम था वो था आपका गयासुद्दीन बलबन। और बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक जो है सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी। ये जो है उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है इनको। उलूग खां के नाम से किसको जाना जाता है? ये आपका बलबन को ना जाना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उलूग खां के नाम से किस शासक को जाना जाता है?
ये आपका गयासुद्दीन बलबन को जाना जाता है। उनका वास्तविक नाम जो बाहुद्दीन था, और इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबारी जनजाति का तुर्क था। ठीक है, इलबारी जनजाति का व्यक्ति था। इलबारी जनजाति का कौन था? एक इल्तुतमिश था और एक आपका गयासुद्दीन बलबन हो जाता है इलबारी जाति से। और इसके बाद देख लेते हैं, ये हो जाता है आपका गयासुद्दीन बलबन जो है इलबारी जाति का व्यक्ति था, जिसने एक नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का नौवां सुल्तान था। ठीक है, गुलाम वंश का नौवां सुल्तान कौन हो जाता है? ये हो जाता है बलबन। और बलबन जो है सुल्तान इल्तुतमिश का तुर्की गुलाम बन गया था। और इल्तुतमिश का जो है तुर्की गुलाम था, और बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नाम का एक व्यक्ति जो है खरीद कर जो है दिल्ली में ले आया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के उपरांत बलबन को खरीद लिया था। किसने खरीदा था बलबन को? ये इल्तुतमिश ने खरीदा था। और बलबन जो है इल्तुतमिश का जो है गुलाम हो जाता है इस हिसाब से। अपनी योग्यता के कारण ही बलबन ने जो है इल्तुतमिश के समय में, विशेषकर रजिया सुल्तान के समय में जो है अमीर शिकार, मुइजुद्दीन बराम शाह के समय में अमीर आखोर, और अलाउद्दीन मसूद के समय में अमीर हाजिब, और सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के समय में अमीर हाजिब व नाइन के रूप में राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्रीय बन गया था। ठीक है, अलग अलग समय पे जो है अलग अलग इनको जो है उपाधियां दी गई थी। कौन कौन सी हो जाती हैं यह सब आपने देख लिया। और नसीरुद्दीन की मृत्यु के उपरांत जो 1266 में अमीर सरदारों के सहयोग से वह गयासुद्दीन बलबन के नाम से जो है सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, और बात कर लेते हैं, इस प्रकार वह इलबारी जाति का द्वितीय शासक हो जाता है। इलबारी जाति का द्वितीय शासक ये हो जाता है बलबन। पहला शासक इलबारी जाति का कौन है? वो आपका इल्तुतमिश। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बलबन जातीय श्रेष्ठता में विश्वास रखता था, और उसके प्रशासन में सिर्फ कुलीन व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, ये बलबन की बात हो रही है। उसके साथ प्रशासन में सिर्फ कुलीन व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, और उसका कहना था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में जो है वो उत्तेजना बढ़ जाती है। ठीक है, ये कहना था आपका बलबन का। यानी बलबन ये कहता था कि मैं किसी तुच्छ परिवार को, यानी छोटे परिवार के किसी आदमी को देखता हूँ तो मेरी नाड़ी जो है ये कहती है कि मेरी नाड़ी जो है उत्तेजित हो जाती है, और मेरा मन ये करता है कि मैं उसको जो है ख़त्म कर दूं या मैं उसको मार दूं। ये हो जाता है आपका बलबन। बात कर लेते हैं, बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा 40 तुर्क सरदारों के दल को समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये जो है इल्तुतमिश ने ये 40 सरदारों का जो समूह था ये बनाया था, और बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? ठीक है, तो ये आपका बलबन के द्वारा 40 सरदारों के समूह को खत्म कर दिया था, और तुर्क अमीर को शक्तिशाली होने से रोका था। और अपने शासनकाल में जो है मात्र बंगाल का तुर्क विद्रोह हुआ, जहाँ के शासक तुगरिल खां बेग ने अपनी स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, ये भी जो है इनके शासनकाल की बात है। और बलबन ने अवध के, जो आपके अवध के सूबेदार थे, अमीन खां को भेजा, परंतु वह जो है असफल होकर लौटा था। और यहाँ देख लेते हैं तुगरिल खां के बारे में। तो तुगरिल खां जो है, और जहाँ के शासक जो है तुगरिल खां हो जाते हैं, और तुगरिल खां बेग ने जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। और जब तुगरिल खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया तो इसकी सूचना जो है बलबन को मिली, और बलबन ने अवध के सूबेदार अमीन खां को भेजा, परंतु वह जो है असफल होकर लौटा। ठीक है, तुगरिल खां को वो नहीं हरा पाया था, और इससे जो है क्रोधित होकर बलबन ने उसकी हत्या करवा दी, और उसका सिर अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया था। ठीक है, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि तुगरिल खां को मारने गया था और वो विफल हो जाता है, और इसी वजह से जो है बलबन नाराज हो जाता है, और उसका जो है सिर काटकर फाटक पर लटका दिया जाता है। ठीक है, और फिर स्वयं जो है विद्रोह का बखूबी दमन किया, और बंगाल की तत्कालीन राजधानी लखनौती को जो है उस विद्रोह का नगर कहा जाता है। ठीक है, और तुगरिल बेग को पकड़ने पर उसकी हत्या करने का श्रेय भी मलिक मुकद्दर को जाता है। ठीक है, मलिक मुकद्दर ने जो है तुगरिल की हत्या करवा दी थी, और इससे पहले जो है तुगरिल को पकड़ने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। ठीक है, इसलिए मुकद्दर की सफलता में प्रसन्न होकर बलबन ने उसे तुगरिल कुश की जो है उपाधि, यानी तुगरिल की हत्या करने वाला, ये उपाधि जो है दे दी थी। ठीक है, और तुगरिल कुश जो है कौन हो जाता है? ये आपका मलिक मुकद्दर हो जाता है। ठीक है, इनसे भी जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं, ये आपका अपने पुत्र बुखरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, और इसके अतिरिक्त जो है बलबन ने मेवातियों के कटिहार में विद्रोह का दमन भी किया था। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इम्पोर्टेंट जो है वो हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद जो बलबन ने भव्य उपाधि जो है जिले इलाही के धारण किया था। ठीक है, जिले इलाही से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जिले इलाही जो
उपाधि थी उसको किसने धारण किया था, तो ये हो जाता है आपका बलवन। ठीक है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बात करते हैं बलवन की नीति और सिद्धांत क्या हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा पश्चिमोत्तर प्रांत पर मंगोलों आक्रमण के भय से समाप्त करने के लिए बलवन ने एक सुनियोजित जो है सुनिश्चित योजना का क्रियान्वयन किया था। उसने जो है अपनी सीमा पर किलों की जो है एक तार बनवाई और प्रत्येक किले में एक बड़ी संख्या में सेना रख दी थी। किस वजह से? मंगोलों से बचने की वजह से। और बात कर लेते हैं बलवन के जो विरुद्ध षड्यंत्र था वो कौन सा हो जाता है। बलवन को जो है प्राप्त होने वाली सफलताओं में तुर्क सरदारों का एक बड़ा दल था जो उससे ईर्ष्या करने लगा था। ठीक है, और उसे जो पद से हटाने का उपाय सोचने लगा और उनसे मिलकर जो है 1250 में बलवन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और बलवन को पद से उतरवा दिया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1250 की बात है, 1250 में जो है पद से उतरवा दिया था और बलवन के स्थान पर जो है भारतीय मुसलमान इमामुद्दीन रिहान की नियुक्ति वहाँ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इसकी जो मृत्यु है, बलवन की मृत्यु कैसे कैसे हो जाती है। 1286 में बलवन का बड़ा पुत्र मोहम्मद अचानक एक बड़ी मंगोल सेना से घिर जाने के कारण युद्ध करते समय मारा जाता है। और उस समय जो है विख्यात कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे, और जिनका नाम जो है तूतिया हिंद हो जाता है। और अमीर हसन देवली थे, उनके जो है साहित्य जीवन जो शहजादा मोहम्मद के समय में ही इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, दो जो आपके कवि थे, विख्यात कवि थे, अमीर खुसरो और एक थे आपके अमीर हसन देलवी। इन्होंने अपने जो साहित्यिक जीवन की शुरुआत है वो शहजादा मोहम्मद के समय से ही कुछ शुरू की थी। और जब शहजादा जो मोहम्मद था इसको ये मारा गया तो इसके जो है सदमे में, या आप कह सकते हैं अपने प्रिय पुत्र की मोहम्मद की मृत्यु के सदमे को बलवन जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया था और 80 वर्ष की अवस्था में 1286 में बलवन की मृत्यु इस तरह से हो जाती है। ठीक है, अपने पुत्र का जो है ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका था और इस वजह से जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ये हो जाते हैं आपके बलवन और ये हो जाता है इनका मकबरा। चलिए बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 28 और 28 नंबर क्या कहता है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रक्त और लौह की नीति जो है ये बलवन के द्वारा अपनाई गई थी और ये रक्त और लौह की नीति क्या थी ये भी हम समझेंगे। बात कर लेते हैं बलवन के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। और बलवन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। ये जो है बलवन के जो है सिद्धांत की दो विशेषताएं थी। और दूसरा जो है सुल्तान को जो निरंकुश होना आवश्यक होता है। ठीक है, सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए ऐसा बलवन मानता था। और उसके अनुसार जो है सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसका जो है स्थान पैगंबर के पश्चात होता है। यानी पहले पैगंबर, यानी पहले जो आपके ईश्वर हो जाते हैं, उसके बाद जो है आपके सुल्तान हो जाते हैं। और बात कर लेते हैं सुल्तान के जो सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और ईश्वर शक्ति में जो प्राप्त होती है। इस कारण जन साधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता है, या ईश्वर के कामों की आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जो है सुल्तान के कार्य की भी आलोचना का आपको अधिकार नहीं होता है। ऐसा जो है बलवन मानता था। और यहाँ समझ लेते हैं रक्त और लौह की नीति सुल्तान बलवन ने मंगोलों के हमले से निपटने के लिए अपनाई थी। और विरोधियों के लिए जो है विरोधियों के प्रति तलवार, कठोरता और शक्ति का प्रयोग क्रूरता के ये उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, और जिसे रक्त और लौह की नीति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 29 और ये 29 क्या कहता है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ये जो है क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है और ये हो जाते हैं आपके बलवन। 29 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 30 और 30 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। दो वक्तव्य दिए गए हैं और एक आपका ये हो जाता है और दूसरा जो है कथन आर हो जाता है। ठीक है, और आपसे जो है पूछा गया है बलवन ने अपने शासन को जो है शक्तिशाली बनाया और अपनी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। और इस तरह से जो है पहला जो है ये करेक्ट हो जाता है। और इसके बाद जो है पश्चिम उत्तर की सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो है जो आपका कारण आ रहा है कथन एक ही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, करेक्ट दोनों हो जाते हैं। तो ये जो आपका करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। यानी कह सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी। ए और आर दोनों सही हो जाते हैं, किंतु एक ही जो समुचित व्याख्या आर नहीं करता है। और यहाँ देख लेते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। गयासुद्दीन बलवन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था
और 1266 से जो है इतने तक इसने शासन किया था और इसने जो है सुल्तान पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। और इसने जो है सिजदा और पैबोस जो है नामक प्रथाएं भी शुरुआत की थी। ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बलवन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण भी कराया था। ये हम चीज़ें जो हैं पिछली क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। और सिजदा का मतलब और पैबोस का मतलब क्या हो जाता है? सिजदा का मतलब होता है घुटनों पर बैठकर सम्राट के सामने झुकना और पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के कदमों को चूमना। ठीक है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनसे भी जो है काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सिजदा और पैबोस है ये आपसे पूछी जाएंगी। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 31 और ये आपका क्या कहता है? अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद जो है बलवन ने भव्य उपाधि धारण की थी। भव्य उपाधि धारण की थी, किसकी उपाधि जो धारण की थी? तूती हिंद की, कैसर हिंद की, जिले इलाही की या दीने इलाही की? ये हमने आपको बता दिया है। उसने जो है जिले इलाही की जो उपाधि है वो धारण कर ली थी। और जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? ये आपकी बलवन ने की थी। क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। और यहाँ हम समझ लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट के माध्यम से। बलवन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपने राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था और उनका जो अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत एक खुदाईदार माना गया था और बलवन के अनुसार मान मर्यादा में वह पैगंबर के बाद है। ठीक है, पैगंबर के बाद है, यह भी हम आपको बता चुके हैं। और राजा जो है जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब माना जाएगा। ठीक है, और बलवन ने जो है नवरोज त्यौहार की भी शुरुआत की थी। इस नवरोज त्यौहार से भी जो है काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, बलवन ने इसी की शुरुआत जो है की थी। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 32 और 32 नंबर हमारा क्या कहता है? वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत के थ्योरी ऑफ किनशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार का सिद्धांत जो है उसके समान जो है प्रतिपादित किया था? ये कौन हो जाता है? ये हम भी आपको क्वेश्चन नंबर 31 में बता रहे थे। अपने आप को जो है राजा के बाद अपने आप को जो है ईश्वर के बाद मानने वाला कौन हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका बलवन। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो ये हो जाता है आपका निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार यानी नौरोज का आरंभ किया था? ये आपसे क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। नौरोज त्योहार की जो स्थापना किसके द्वारा, नौरोज त्योहार का जो है आरंभ किसके द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था आपका बलवन के द्वारा। 33 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए। और बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अपने दरबार के लिए बलवन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए थे और उन्हें जो है कठोरता से लागू भी किया था। और इस क्षेत्र में उसका आदर्श जो है ईरानी बादशाह था और उसने जो है कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया था। पहली कौन सी हो जाएगी? ये आपकी सिजदा हो जाएगी, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। ये भी आपका जो है कहाँ से लिया था? ये आपका ईरानी बादशाह से लिए थे इसने। और एक आपका पाबोश यानी सुल्तान के चरणों को चूमना, ये भी आपका जो है ईरानी बादशाह से उसने जो है ईरानी बादशाह के अनुरूप जो है ये अपने यहाँ जो है प्रथा ये आरंभ कर दी थी। और प्रथा का जो आरंभ किया था और दरबार ने प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार यानी नौरोज को बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा भी आरंभ कर दी थी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। ये जो प्रथाएं ये कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं आपकी ईरानी बादशाह के दरबार से। ठीक है, ईरानी बादशाह के दरबार से आपकी सिजदा भी ली गई है और पैबोस भी ली गई है और आपका जो नौरोज त्यौहार है ये भी आपका वहीं से लिया गया है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 34। निम्नलिखित में कौन सा कथन बलवन के संबंध में सही नहीं है? सही कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। उसने जो है नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये आपका सही हो जाता है। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, तो ये आपका जो है गलत हो जाता है। ठीक है, उसने जो है इक्तादारी प्रथा का आरंभ नहीं किया था। और बात करते हैं 3 की, तो उसने जो है तुर्कादे चैलगानी का प्रभाव समाप्त किया था, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है क्योंकि जो 40 सरदारों का अमीर सरदारों का समूह था वो बलवन के द्वारा खत्म कर दिया गया था। बात करते हैं डी की, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। जो और जो आपका तुगरिल बेग था उसको मारकर जो है उसने जो है बंगाल के विद्रोह का दमन कर दिया था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी। और इस क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये हो जाता है हमारा 35 और 35 क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपनी शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था?
स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था, किसके द्वारा बताया था? तो ये हो जाता है आपका बलवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 35, और 35 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए, यानी बलवन। बलवन ने जो है गढ़मुक्तेश्वर की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बता दिया था। ये क्वेश्चन जो है कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, और ये 2014 में ROR में भी जो है पूछा गया है। बलवन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद के दीवारों पर उत्तीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक बता दिया था। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 36, और 36 नंबर हमारा क्या कहता है, और आज का जो है ये हमारा आखिरी क्वेश्चन हो जाता है। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरिल खान ने जो है बलवन के समय में विद्रोह किया था। और क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है आपका ए, और तुगरिल खान को जो है इनसे फिर बाद में मरवा दिया था। और तुगरिल खान ने बलवन के काल में विद्रोह किया था, और यह विद्रोह बंगाल के अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। और कालांतर में बलवन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल खां भाग गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो हमारा वीडियो था ये था आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास से, और इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको सभी वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। और अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप हम टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, सभी वीडियो की फ्री PDF वहाँ मिल जाती है। ठीक है, और चलिए दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है ये समाप्त होता है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।